नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट्री क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जिसका भी 30 अगस्त को एग्जाम है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह ये पेपर को लिया गया है और जितने प्रश्न बताएंगे इसको आप प्रॉपर याद कर लीजिएगा। और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है यानी कि 1 तारीख को, 2 तारीख को या 3 तारीख को, वो भी इस पेपर को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और पूरा सेट को आपसे कंप्लीट करके ही जाइएगा हॉल में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपसे क्लास तो करते पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, तो क्लास को लाइक आपसे जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, आने वाला समय में वो खत्म हो जाए, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सभी क्या है आने वाला समय में खत्म हो जाता है। जैसे कोयला है, कोयला क्या है एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि जंगल, हवा, जल और उसके बाद सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार भाटा, ये सभी आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, कोयला जो है कि जलने के बाद क्या उत्पन्न करता है, CO2 उत्पन्न करता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है। देखिए सबसे अधिक सक्रिय धातु की बात किया जाए ना तो ये आपका ऑप्शन के हिसाब से रिबिडियम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। हालांकि सबसे ज्यादा सक्रिय जो होता है वो सीजियम होता है, अभी हम आपको बताते हैं सीजियम होता है। देखिए इसका अगर सक्रियता देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका सीजियम का होता है, उसके बाद कह सकते हैं उसके बाद जो होता है वो आपका रेबिडियम का होता है, उसके बाद आप याद रखिएगा जो पोटासियम होता है इसका होता है, उसके बाद जो है कि आपका सोडियम का होता है, उसके बाद जो है कि लिथियम का होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझ गए आप सभी। उसके बाद आपका लिथियम का होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पर रेबिडियम की तरफ जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आपसे, बात समझ गए आप सभी। पोटासियम की बात किया जाए तो सोडियम से ज़्यादा सक्रिय होता है पोटासियम, याद रखिएगा आपसे, बात समझ गए आप सभी। आपका जो लिथियम है ये आपका हल्की धातु होता है और ये क्षारीय धातु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि फ्रिज के बाहर भी गर्म भोजन का गंध डैश प्रक्रिया के कारण आता है। फ्रिज के बाहर भी गर्म भोजन का गंध किसके कारण से आता है, विसरण के कारण से आता है, याद रखिएगा आप सभी, विसरण के कारण से आता है। अगर वाष्पीकरण की बात किया जाए तो द्रव अगर डायरेक्ट वो गैस में बदल जाए ना तो वही आपका वाष्पीकरण होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऊर्ध्वापातन की बात किया जाए तो ठोस अगर डायरेक्ट गैस में बदल जाता है तो वो आपको ऊर्ध्वापातन होता है। और विसरण की बात किया जाए तो कोई भी कह सकते हैं कि गैस अगर फैलने लगेगा तो वो महकने लगता है, याद रखिएगा। विसरण मतलब फैलना हो जाता है, तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि कोशिकाएं आमतौर पर किस पर कार्य करती हैं। तो देखिए कोशिका आमतौर पर जो है यह तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। पाचन तंत्र में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तंत्रिका तंत्र की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र की। जबकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग अंडे की सबसे लंबी कोशिका होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से एक निश्चित गहराई निम्नलिखित में से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका समुद्र की पानी में द्रव में सबसे अधिक जो है कि आपका दाब होगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर अगर पानी की घनत्व की बात किया जाए कि समुद्र में पानी का घनत्व कितना होता है तो 1030 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा आप सभी। और वही स्वच्छ जल में बात किया जाए तो यहाँ पर आपका 1000 केजी मीटर क्यूब होता है, 1000 केजी मीटर प्रति केजी मीटर क्यूब होता है। अल्कोहल का घनत्व देखिएगा तो आपका जल से कम होता है अल्कोहल का घनत्व, और पेट्रोलियम का भी घनत्व क्या होता है, जल से कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 6 है कि यौगिक जिनमें अनुगुण समान किंतु संरचना सूत्र अलग होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम सभी समाअवयवी के नाम से जानते हैं, सी राइट आंसर होगा, ध्यान देंगे आप सभी। अच्छा, समस्थानिक क्या होता है तो याद रखिएगा एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। क्या बताएं, समस्थानिक किसे कहा जाता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, उसे हम सभी क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी।
जैसे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है, तो 3 समस्थानिक होता है। पहला होता है प्रोटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम और तीसरा होता है आपका ट्रिटियम, याद रखिएगा आप सभी। अगला है मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है। तो देखिए मतदाता सूची की बात किया जाए तो हर 5 वर्ष में इसका परीक्षण होता है, याद रखिएगा आप सभी। हालांकि देखिएगा जो आपका लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है वो 5 वर्षों में होता है, पंचायत का चुनाव 5 वर्षों में होता है। तो याद रखिएगा तो हर एक 5 वर्षों में इसका जो है कि परीक्षण किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा। अगला है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। चलिए क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तुम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7.84% भौगोलिक में आपका वन फैलाव है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम। भारत में बात किया जाए कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, 24%। झारखंड में 29% से प्लस है, बट यहाँ पर देखिएगा 7.84% है। और पर्यावरण दृष्टि से लगभग 33% पर वन होना चाहिए किसी भी राज्य में, या कह सकते कि देश में पूरे क्षेत्रफल का। जैसे अगर बात किया जाए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका कम से कम 33% पर वन होना चाहिए, तब पर्यावरण दृष्टि से इंपॉर्टेंट यानी कि सही माना जाता। बहुत कम है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो राइट आंसर होगा मार्क, याद रखिएगा आप सभी। मार्क जो है ये कहाँ का है, जर्मनी का मुद्रा है, याद रखेंगे, याद रहेगा। रूबल कहाँ का है, तो रूबल रूस का मुद्रा है। अगला है भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्षों के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है तो उसे डैश रूप में जाना जाता है। तो जो प्रति खेती को हमसे छोड़ देते हैं तो उसे क्या कहेंगे, वर्तमान में उसको प्रति ही कहेंगे जब कुछ उसमें नहीं बुने तो। बंजर भूमि का अर्थ क्या होता है, जिसमें कभी उपजाऊ नहीं होता है, बट यहाँ 1 साल के लिए छोड़ दिया गया या 1 साल से कम समय के लिए छोड़ा गया है तो उसे प्रति खेती कहा जाएगा, याद रखेंगे, प्रति है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो इससे पहले भी आपको क्वेश्चन ये वाला बताए थे, कितना था, 3/4 था, याद रखिएगा। यानी कि ये प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में 2 बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप सभी। पूरे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है, 79% पानी है। 21% पर स्थल है, याद रखिएगा आप सभी। तो यानी कि 3/4 पर पानी है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। देखिए पीने मात्र पानी की बात किया जाए तो 2.4% के अप्रॉक्स में पीने के लिए पानी है, या 2.2% भी ऑप्शन में रहता है, तो याद रखेंगे आप सभी। देखिए लोकसभा में इंग्लैंड को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, हाउस ऑफ कॉमन्स। और अगर राज्यसभा की बात किया जाए कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, या लॉर्ड्स भी इसको आप सभी कर सकते हैं, ध्यान देंगे आप सभी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था। तो तेलुगु भाषा कहाँ पे बोला जाता है, आंसर लगाइएगा आप सभी। तेलुगु तो या तेलंगाना बोला जाएगा या आंध्र प्रदेश बोला जाएगा, तो आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और 1953 में पहली बार आंध्र प्रदेश को ही भाषा आधार पर गठित किया गया था, यानी कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अच्छा अगर बात किया जाए आप सभी को कि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जो लागू किया था ये कौन राज्य था, तो ये आपका दूसरा राज्य बना था। पहला राज्य राजस्थान था जो कि नागौर जिले में 1959 में लागू हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद फिर दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बनता है जो पंचायती राज को लागू करता है। अगला प्रश्न देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। देखिए पहले जो व्यापार होता था मध्य एशिया की बात किया जाए या यूरोप की बात किया जाए, भारत का जो व्यापार होता था वह स्थल मार्गों से होता था और ये कुस्तुनतुनिया जगह के नाम से ही पार किया जाता था। यहाँ पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया था तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगा था, जिसके कारण से पहली बार भौगोलिक खोज शुरू हुआ था जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भौगोलिक खोज किया था, यानी कि समुद्रों का खोज किया था, समुद्र मार्ग के द्वारा भारत का खोज किया और उसके बाद भारत पहुंचा था, ये याद रखिएगा। तो पहला व्यक्ति जो समुद्री मार्गों का खोज किया था भारत के लिए वो वास्को डी गामा था। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, मानसीराम मेघालय में होता है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सा है,
तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, लद्दाख में है उमलिंग लादर्रा, याद रखिएगा आप सभी, ये सबसे ऊंची सड़क है यहाँ पे। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा है? तो देखिए अलेक्जेंड्रिया जो है ये आपका लाल सागर के मुहाने पर बसा है। अच्छा, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका स्वेज नहर है ना, ये किसको जोड़ता है स्वेज नहर? तो ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। अच्छा, पनामा नहर की बात किया जाए कि पनामा नहर जो है ये किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को, याद रखिएगा आप सभी, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यानी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कौन करता है? पनामा नहर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 14 सूत्री का योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था जी, 1914 में हुआ था और 1918 तक चला था। तो ये एक डेट आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको याद रखना है आप सभी को। बात समझ रहे हैं? तो ये वुड्रो विल्सन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच अंतर संबंधित है डैश का, यानी किसका अंतर है दोनों के बीच में? प्रोटीन का नहीं, ये पाया जाता है दोनों में, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में, डीएनए दोनों में होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहते हैं, जो कोशिका का दिमाग कहा जाता है, इसी का अंतर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक स्पष्ट नाभिक यानी कि केंद्रक होता है यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाओं सूक्ष्म जीव है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाओं सूक्ष्म जीव जो है आपका बैक्टीरिया है, याद रखिएगा आप सभी, बैक्टीरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितने अवस्थाओं को ढूंढा था? तो आप सभी को कई बार बताएं कि पदार्थ का कितना अवस्था है? 5 अवस्था है पदार्थ का। कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा द्रव या ठोस कह लीजिए, जिसका ठोस का आयतन और कह सकते हैं कि आकार दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आयतन होता है, आकार नहीं होता है कि किस आकार का द्रव्य होगा। गैस का तो ना आयतन होता है ना ही आकार होता है। तो आपका ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, उसके बाद एक प्लाज्मा होता है, जैसे कि सूर्य में प्लाज्मा पाया जाता है। उसी प्रकार से एक होता है बोस आइंस्टीन संघनन, याद रखिएगा आप सभी, ये 5वां अवस्था है। चौथा प्लाज्मा हो जाएगा। तो याद रखिएगा 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं आप सभी? अगला है कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि MERS और SARS दोनों जो है ये आपको कोरोना वायरस से संबंधित है। अगला है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो जब आपसे फिजिक्स पढ़े होंगे चुंबक के बारे में तो वहाँ आपको पता चला होगा। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है। अगला है कि जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाती है, उदाहरण है। तो आपको क्या बताया कि संसार में अगर कोई वस्तु जिस स्थान पे है उसी स्थान पे रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला गति का नियम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। न्यूटन का ये पहला नियम है कि जब तक कोई वस्तु धरा है, जब तक उसको हम पीछे से बल ना लगाएं तब तक वो उसी अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पेड़ को क्या किए, हम अपने बल से उसको हिला दिए, तो हिला दिए तो वो फल क्या हो गया, नीचे गिर गया है, यानी कि अदर इसमें फोर्स लगा है। तो न्यूटन का पहला नियम होगा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपके बिहार DLED में पूछा गया है। तो ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। अब यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि कब हुआ था? तो ये याद रखना आप सभी को 3 जून को हुआ था, 3 जून 1992 को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रजाति का उद्भव कहते हैं। एक प्रजाति से दूसरा प्रजाति होगा तो प्रजाति का उद्भव होगा। निम्नलिखित में से कौन एकल संयोजी रेडिकल है? तो देखिए एकल संयोजी रेडिकल की बात किया जाए तो ये सभी हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और नाइट्रेट, ये सभी एकल संयोजी रेडिकल है। अगला है निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिकी उत्तक माना जाता है? तो ये मृत यांत्रिकी उत्तक की बात किया जाए तो स्क्लेरेनकाइमा को माना जाता है जो पादप से संबंधित है, याद रखिएगा।
पादप से संबंधित ये उत्तक है आपका स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धोवन सोडा का सही सूत्र है। तो यहाँ धोवन सोडा की बात किया गया है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है जी? सोडियम बाई नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट ही होता है। और इसका सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। याद रहेगा आप सभी को, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अगला है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए, अपसारी लेंस जो कहा जाता है, अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी। और अभिसारी किसको कहा जाता है? अभिसारी, उत्तल को कहा जाता है। देखिए, अवतल लेंस कब लगाया जाता है? जब किसी व्यक्ति को निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसको देखने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि दूर दृष्टि दोष में नहीं, गलत बात, निकट दृष्टि दोष में, क्योंकि उसको निकट की वस्तु दिख रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, तो दूर का वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस लगता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो नज़दीक की वस्तु देखने के लिए हम सभी उत्तल लेंस लगाते हैं, अवतल नहीं। अगला है कि मत्स्य पालन के अंतर्गत वह शाखा जिसमें खुले समुद्र या समूह के जल से भरे स्थानों पर समुद्रिक जीवों का उत्पादन खाद्य या अन्य आवश्यकताओं हेतु किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम सभी मेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मेरिकल्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो सिंपल आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? ऑडोमीटर से मापते हैं। जैसे कि भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं, दूध के घनत्व को लेक्टोमीटर से मापते हैं, उसी प्रकार से जो गाड़ी तय करती है दूरी को, उसको ऑडोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। विद्युत को एम्पियर से मापते हैं। विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा का मान मापने में प्रयुक्त ये मंत्र नहीं, यंत्र, याद रखिएगा आप, यंत्र कौन सा है? तो यहाँ प्रभावित धारा की माप की यहाँ पर बात किया गया है, तो किससे मापते हैं? एमीटर से। याद रखिएगा आप सभी, प्रभावित धारा यानी कि धारा कितने जा रहा है, इसको किससे मापेंगे हम सभी? एमीटर से मापेंगे। अगला है कि मूलांकर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ क्या कहलाती है। तो जो एक मूलांकर वाला जड़ होता है, जो मजबूत होता है, जो सबसे मेन जड़ होता है, इसके अलावा जो अलग अलग जड़ जो आप भी देखते हैं, उस जड़ को हम किस नाम से जानते हैं? साहसी या अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। याद रखिएगा, साहसी या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं आप सभी। सीनेबार। सीनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। अगला है एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। तो देखिए, एलपीजी में प्रोपेन होता है, एन ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन, ये सभी होता है आपका एलपीजी में। याद रखेंगे आप सभी, एलपीजी जो घर में यूज करते हैं हम सभी सिलेंडर में। अगला है कि जल प्रदूषण के द्वारा मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो सबसे ज़्यादा यकृत को प्रभावित किया जाता है। देखिएगा, जल में आर्सेनिक अगर अधिक हो जाएगा ना, तो बहुत खतरनाक होता है आर्सेनिक, और अगर अधिक होने के बाद इससे क्या होता है? मृत्यु होने की संभावना भी होता है। और बिहार में देखिएगा तो जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर समझिएगा सबसे पहला पॉइंट कि जो मधुर भाषाएं हैं उसे मधुरभाषी कहते हैं, ठीक है। जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहा जाता है। जो कुट बोलता है कुटभाषी कहा जाते हैं। जो कम बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, नहीं, गलत। जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहते हैं। याद रखिएगा, अल्पभाषी, अल्प मतलब होता है कम, याद रखेंगे आप सभी, तो अल्पभाषी कहा जाता है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चंकित होना या अचंकित हो जाना। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार से दिया हुआ है। कई बार ये प्रश्न आपको बताए हैं और ये बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। आपको क्या बताए थे कि इसमें क्या है? शंका होता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, इसमें पहचान नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है आप सभी को? संदेह हो रहा है, संदेह अलंकार हो जाएगा। आसान है क्योंकि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, यहाँ पर संदेह हो रहा है हमको, तो संदेह अलंकार होगा। आसान प्रश्न था। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, ये तो शुद्ध है। तुम हमेशा फिजूल की बात करती हो, ये भी सही है। आज तुमने नई पोशाक पहनी है, ये भी सही है। कल
मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये वाक्य आपका अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो नया है ना, नया नहीं होगा, यहाँ पर नई होगा। याद रखिएगा आप सभी कि कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, खरीदी या खरीदा नहीं, खरीदी, याद रखिएगा आप सभी। तो कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, ये आपका सही होता। अगला है कि व्यंजन भेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए व्यंजन भेद के अंतर्गत शाब्दिक व्यंजन आता है। कौन सा आता है? शाब्दिक व्यंजन आता है। अगला प्रश्न पर गौर कीजिएगा आप सभी कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो 15 अगर वर्ण हो तो उसे हम सभी मालिनी छंद के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मालिनी छंद कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक आपको अर्थ बताना है जिसमें कि मुख्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है और व्यंग्यार्थ है। तो व्यंग्यार्थ कब होता है? जब किसी पे व्यंग कसा जाता है। तो यहाँ पर व्यंग ही कसा गया है कि कोटि मनोज लजावत हो रे, समुख कहूँ ओह ओही तुम्हारी, सुन सम हेमय मंजूली बानी, सकुची सिंह मुँह मुस्कानी। तो इस प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात कह दी कि ये मेरे पति है। जब व्यंग कसा जा रहा था तो सीता संकोच के साथ में मुस्कुरा के बोल दी कि ये मेरे क्या है? पति हैं। तो यहाँ पर आपका व्यंग्यार्थक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? प्रातः काल घूमना चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल आपका शुद्ध है। समाज में अराजकता बढ़ गई है, ये भी आपका वाक्य बिल्कुल सही है। अगला है कि जलसा शीर्षक निबंध अच्छा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कि राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ये गलत है। सही क्या होगा कि राजा अपने बल पर जीत गया। तो ताकत और बल जो होता है ये एक ही शब्द होता है। तो एक ही शब्द का दो बार प्रयोग नहीं हो सकता, या तो बल या तो ताकत का प्रयोग करना चाहिए। तो राजा अपनी बल पर जीत गया, ये सही होता, ताकत यहाँ पर नहीं होता। बात समझ गए आपसे? बिल्कुल। अगला है कि भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है। अगला है कि जिस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जैसे कनक का नाम सुने होंगे, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। जैसे बेर का नाम सुने होंगे, तो एक बेर फल होता है जो खाने वाला, और एक बेर समय भी होता है। तो एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है, और ये किस में देखने के लिए मिलता है? यमक अलंकार में होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अगला है कि वनवास में कौन सा समास है? वन में वास, याद रखिएगा आप सभी, वन में वास तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर समास विग्रह कीजिएगा तो वन में वास। तो जो में आप सभी शब्द देख रहे हैं ना, ये क्या आपका कारक विभक्ति है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तत्पुरुष होगा। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित पदबंध कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो रेखांकित शब्द जो है बहुत सुंदर, यही रेखांकित है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदबंध होगा। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि बहुत सुंदर जो है ये क्या है? ये आपका सर्वनाम है या विशेषण है या संज्ञा है? तो बहुत सुंदर ये विशेषण शब्द है। अगर किसी की भाव को प्रकट यानी कि सुंदरता के बारे में, गुण दोष के बारे में बताया जाए तो वह आपका विशेषण शब्द होता है। तो यहाँ पर आपका विशेषण पदबंध होगा। अगला है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अन्य प्रधानता होती है, उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो अगर दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं हो और किसी तीसरे पद को संबोधित कर रहा हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। बात समझे? कई बार आपको बताए हैं कि उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कृतवाच्य में बदलिए। तो उसने भोजन कर लिया, इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा कृतवाच्य में, कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है गर्व करना। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गे प्लस अक होगा, याद रखिएगा, गे प्लस अक। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? तो देखिए विभाव के 2 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझे आप सभी? और ये 2 भेद कौन सा होता है? तो पहला हो जाएगा आलंबन, आलंबन होता है, और दूसरा आपको याद रखना है कि उद्दीपन होता है, उद्दीपन होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो चलिए आज कितना ही